अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग 9th क्लास के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सर ऐसा क्या है इस वीडियो को जिसे हमें कंप्लीट देखना चाहिए? अगर हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो हम लोगों को क्या फायदा हो सकता है? देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आप लोगों को इस वीडियो में 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन उनका इल्म होगा। अगर आप लोग उन इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो आप लोग बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ले सकते हो। और आप लोगों को ये भी इल्म होने वाला है इस वीडियो के मुकम्मल देखने से कि 9th क्लास का कंप्यूटर साइंस का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो किन किन चैप्टर से सेट किए जाएंगे। शुरू के लिए ये मैसेज है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमको आपकी कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट का इल्म होगा और हम आप लोगों के लिए 10th क्लास का मुकम्मल कोर्स बिल्कुल फ्री डिजाइन करके यूट्यूब पर अपलोड करेंगे और वो कोर्स आप लोगों को उसी वक्त मिल पाएगा जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल की फैमिली बन जाओगे। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं कि चैप्टर नंबर 1 से जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम भी है, वो इस तरह से है कुछ कि मसला हल करने के मराहिल पर नोट लिखें, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को एक्सप्लेन करें। ये आप लोगों को 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ से मुख्तसर सवालात पूछे जाएंगे जो कि मसला को हल करने से क्या मुराद ली जाती है। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि एक डिफाइन जो प्रॉब्लम होती है उसमें क्या खासियत होती है, यानी एक प्रॉब्लम जो कि जिसका तायन किया जा चुका होता है उसमें क्या खासियत होती है। 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। डिफाइन और अनडिफाइंड प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है, ये भी यहाँ से पूछा जा सकता है। अगर प्रॉब्लम डिफाइन नहीं है यानी अनडिफाइन है तो उसको डिफाइन करने के लिए कितनी टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, ये भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग मसले के तायन जो है इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट मसले के तायन में आप लोग ये ही लिखोगे कि एक वाज़ह मसला जो होता है या एक डिफाइन जो मसला होता है उसमें गलत फहमियाँ नहीं होती, यानी एम्बिग्यूटीज उसमें नहीं होती, ज़रूरतों का वाज़ह सेट होता है और उसको समझना और हल करना आसान होता है। अगर किसी मसले में ये खासियत है तो वो डिफाइन है, अगर इसके उल्ट है यानी उसमें गलतफहमियां हैं, उसमें ज़रूरतों का वाज़ह सेट नहीं है और उसको समझना और हल करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, तो फिर आप लोग समझ लीजिए वो मसला जो है वो अनडिफाइन है। उसको डिफाइन करने के लिए हम लोगों को कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो टेक्निक्स है मसले का पस मंज़र मालूम करना, अंदाज़ा लगाना और तस्वीर बनाना। तो यहाँ पे मसले का पस मंज़र मालूम करने में आप लोग लिखोगे कि वो हालात और वाक़यात जाने जाते हैं इसमें जिनकी वजह से मसला पैदा हुआ है। जब उन हालात और वाक़यात का इल्म होगा तो मसले के अंदर जो गलत फहमियाँ यानी एम्बिग्यूटीज हैं, जो ज़रूरतों का गैर वाज़ह सेट है, वो सब जो है वाज़ह हो जाएगा, गलत फहमियाँ ख़त्म हो जाएंगी और प्रॉब्लम को समझना और उसका हल निकालना आसान हो जाएगा। तो प्रॉब्लम जो है वो हम लोगों को अच्छे से जो है समझ आएगी, हम लोग उसका हल निकाल सकेंगे। उसके बाद अंदाज़ा लगाना और तस्वीर बनाना, ये भी टेक्निक्स होती हैं अननोन इंफॉर्मेशन को मालूम करने के लिए, ताकि किसी प्रॉब्लम के हल के जो मराहिल हैं वो डिफाइन किए जा सकें। तो स्टूडेंट यहाँ से ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो कॉल है इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ये MCQs में पूछा जा सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलता है कि अगर हमारे सैयारे को खतरा है और मुझे उस खतरे से सैयारे को निकालने का एक मसला दिया जाता है तो मैं यहाँ पे 59 मिनट इस वजाहत में निकालूंगा कि मसले को डिफाइन कर सकूं और 1 मिनट में मैं फिर उस मसले का हल निकाल सकता हूँ। तो ये आप लोगों को MCQs में पूछा जा सकता है। जब स्टूडेंट्स आप लोगों ने मसले को समझने को तैयार करना है तो यहाँ से 2 नंबर के 2 सवाल बन सकते हैं और जब ये 8 नंबर का सवाल आप लोग लिखोगे तब भी आप लोग यहाँ पे यही बातें मेंशन करोगे कि मसले को समझने से पहले हल करने से पहले उसे समझना जरूरी होता है
مثال کے طور پر اگر آپ لوگ چاہتے ہو کسی پہیلی کا درست جواب دینا تو آپ لوگ اس کو جب اچھے سے سمجھو گے اسی وقت آپ لوگ اس کا درست جواب نکال سکتے ہو۔ اس کے بعد مسئلے کو سمجھنے میں جو 5 ڈبلیو ہیں آپ لوگ ان کے نام بتائیں تو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے نام یاد کر لینے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو کسی ڈیفائن پرابلم میں سے، جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ نیچے پرابلم بھی نظر آ رہی ہے، یہ ڈیفائن پرابلم ہے، جب ہم کو اس میں سے 5 ڈبلیو کا علم ہو جائے گا تو ہم لوگوں کو مسئلہ جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ جب مسئلہ سمجھ آ جائے گا تو ہم لوگ اس کے حل کی پھر آگے پلاننگ کریں گے۔ اب یہ پلاننگ جو ہے یہ مختلف ٹیکنیکس ہیں جی، اور یہ بھی اہم ہے، تو آپ لوگوں نے ان پلاننگ ٹیکنیکس کو اچھے طریقے سے تیار کر لینے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو 2 نمبر کا بھی کویشچن پوچھا جا سکتا ہے اور یہ لانگ 8 نمبر کا بھی کویشچن آ سکتا ہے۔ کویشچن کا انداز یہ ہو سکتا ہے کہ منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے، اور مسئلے کی پلاننگ میں استعمال ہونے والی ٹیکنیکس پر نوٹ لکھیں۔ تو آپ لوگوں نے یہاں پہ لکھنا ہے جی تقسیم کرو اور پتہ کرو ٹیکنیک سے کیا مراد لی جاتی ہے۔ یہ ایسی ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں ایک پیچیدہ مسئلے کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور پھر ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کا حل نکالا جاتا ہے، اور اس ٹیکنیک کو تقسیم کرو اور پتہ کرو کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اندازہ لگائیں، جانچیں اور بہتر بنائیں، ایک پلاننگ ٹیکنیک ہے جی، 2 نمبر کی بھی پوچھی جا سکتی ہے، اور اگر یہ 8 نمبر کا سوال آتا ہے پلاننگ والا تو آپ لوگ اس کو بھی مینشن کرو گے۔ ایکٹ اٹ آؤٹ جو ہے یہ بھی ایک پلاننگ ٹیکنیک ہی ہوتی ہے، اس کو بھی آپ لوگ ایڈ کرو گے اگر 8 نمبر کا پلاننگ والا کویشچن پوچھا جاتا ہے۔ نمونہ جو ہے اس کو کوئی پلاننگ ٹیکنیک نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ جو ہے مسئلے کے حل میں مدد دیتی ہے جی۔ کوئی بھی بڑا پروجیکٹ بنانے سے پہلے اس کا نمونہ جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈینٹس یہ کینڈیڈ سولوشن، جب آپ مسئلے کے حل کے سٹیپس پر نوٹ لکھ رہے ہوں گے 8 نمبر کے لیے تو اس کو تو آپ لوگ لکھو گے ہی ساتھ، لیکن یہاں پہ 2 نمبر کا کویشچن بھی پوچھا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ کینڈیڈ سے کیا مراد ہے۔ کینڈیڈ سولوشن ایسا سولوشن ہوتا ہے جو غیر منصوبہ بندی کا حوالہ دیتا ہے، اور اس کی مثال بھی آپ لوگ دو گے۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں کو ایک پرابلم کا حل نکالنے کو کہا جاتا ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ اپنے اسکول میں ان بچوں کے تعداد بتائیں جو کہ کرکٹ کھیلتے ہیں، تو آپ لوگ اس کا جو غیر منصوبہ بندی یعنی پلاننگ سے جواب نکالو گے وہ کینڈیڈ سولوشن ہوگا۔ اور کینڈیڈ سولوشن ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حل ہی ہو اس پرابلم کا، وہ حل نہیں بھی ہو سکتا اور ہو بھی سکتا ہے۔ اب اسٹوڈینٹس بہتر حل کا انتخاب، تو یہاں سے کویشچن ایگزام میں اکثر MCQs پوچھا جاتا ہے کہ ایک مسئلے کے کئی حل ہوتے ہیں، ایک مسئلے کے حل ہوتے آگے آپشنیں ہوتی ہیں، کئی حل ہوتے ہیں، تو جب ہم لوگ مسئلے کا حل نکالتے ہیں تو اسٹوڈنٹ بہت سے حل نکل آتے ہیں، لیکن ان میں سے ہم لوگوں نے بہتر کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک مثال سے بات سمجھائی گئی ہے کہ ویب سائٹ پر ناموں کی ایک لسٹ موجود ہے اور اس میں آپ لوگوں نے اپنا نام جو ہے وہ تلاش کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کرو گے، ویب سائٹ پر موجود ہر ناموں میں اپنے نام کو تلاش کرو گے۔ اس کے بعد یہ حل ہو سکتا ہے پرابلم کا، یہ حل بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اس ویب سائٹ پر موجود ناموں کا کاغذ پر پرنٹ نکال لو گے اور پھر آپ لوگ اس کا نام جو ہے اپنا نام جو ہے اس پرنٹ میں تلاش کر لو گے۔ اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نام ہے ان ساروں کو کاپی کرو گے اور مائکروسافٹ کے سافٹ ویئر ایکسل میں اس کو پیسٹ کر کے آپ لوگ اس کو جو ہے وہ فہرست کو جو ہے اسٹارٹ کر لو گے، اور جو جس انگریزی کے حروف سے آپ لوگوں کا نام جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے تو ان حروف میں جا کے آپ لوگ اپنا نام تلاش کرو گے۔ یا پھر آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ Ctrl+F شارٹ کٹ کی دباتے ہو تو آپ لوگوں کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہوگا، وہاں پہ آپ لوگ اپنا نام لکھ کے اوکے کرو گے تو آپ لوگوں کا نام اس پوری لسٹ میں سے جو ہے وہ فائنڈ کیا جائے گا، اور تھوڑے ہی وقت میں اگر آپ لوگ وہاں پہ موجود ہو تو آپ لوگوں کا نام ہائی لائٹ کر دیا جائے گا اور وہ وہاں سے تلاش ہو جائے گا۔ اب یہ ایک ہی پرابلم کے 4 حل تھے، ان 4 میں سے جو بہتر ہے اس کا انتخاب کیا جانا جو ہے بہتر حل کا انتخاب کہلاتا ہے۔ تو اسٹوڈینٹس یہاں پہ آپ لوگوں کا ایک لانگ کویشچن 8 نمبر کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور بہت سے مختصر سوالات تیار ہو جاتے ہیں جو کہ آپ کو ایگزام میں میکسیمم نمبر دلا سکتے ہیں۔ اس
کے بعد اسٹوڈنٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے شارٹ کے لیے بھی لانگ کے لیے بھی، فلو چارٹ کی تعریف کریں اور مثال دیں. تو آپ لوگوں نے اس کی تعریف کرنی ہے کہ فلو چارٹ مسئلے کے حل کے مراحل کا تصویری اظہار ہوتا ہے. اور یہاں پہ یہ جو فلو چارٹ بنا ہوا سمپل سی پرابلم کا جوتے جو ہے جراب کے ساتھ پہننے کا، تو آپ لوگ یہ مثال کے طور پر اس کا فلو چارٹ جو ہے وہ ڈرا کر دو گے تو آپ لوگوں کو 2 نمبر کا ایک کویشچن اس طرح سے پوچھا جائے گا اور آپ لوگ 2 میں سے 2 نمبر لے سکتے ہو. اس کے بعد اسٹوڈینٹس آپ لوگوں کو یہ بھی کویشچن پوچھا جا سکتا ہے 2 نمبر کا اور 8 نمبر کا بھی کویشچن آ سکتا ہے. یعنی آپ کو ایسے کویشچن آ سکتا ہے کہ فلو چارٹ کی تعریف کرے اور مسئلے کے حل میں فلو چارٹ کی جو اہمیت ہے اس کی وضاحت کیجیے. تو آپ لوگوں نے فلو چارٹ کی تعریف کرنی ہے. 1 نمبر تو آپ کو تعریف کا ہی مل جائے گا اور اس کے بعد اگلے نمبر آپ کو ایوارڈ کیے جائیں گے جب آپ لوگ مسئلے کو حل کرنے میں فلو چارٹ کی اہمیت بتاؤ گے. تو بہت سادہ سے پوائنٹ ہیں. جب ہم لوگ مسئلہ کا فلو چارٹ بنا لیتے ہیں تو اس کے حل کی منصوبہ بندی میں استعمال ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگر فلو چارٹ پہلے سے ہی موجود ہے تو ہم لوگوں کو سمجھنے میں اس کے لیے آسانی ہوگی اس پرابلم کو. اگر ہم لوگ فلو چارٹ بناتے ہیں تو اس میں متن کی بجائے ہم لوگوں کو جو ہے تصویری جو ہے اظہار کرنا پڑتا ہے مسئلے کے حل کے اسٹیپس کا، اور جن کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو فلو چارٹ کے سے پرابلم کے حل کے مراحل سمجھانا جو ہے وہ اور زیادہ آسان ہو جاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کی آپ لوگ اچھے طریقے سے جو مسئلے کے حل میں فلو چارٹ کی اہمیت ہے اس کو دیکھ لو گے تاکہ 2 نمبر کا یا 8 نمبر کا کویشچن یہ پوچھا جائے تو آپ لوگ یہ سبھی پوائنٹ لکھ کے میکسیمم نمبر لے سکو. اب اسٹوڈنٹ یہاں سے کویشچن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ فلو چارٹ سے کیا مراد ہے. فلو چارٹ کے لوازم کا تعین کریں، یعنی فلو چارٹ بنانے کی ریکوائرمنٹ لکھیں. تو اس کے جواب میں آپ لوگ لکھو گے کہ ان پٹ یعنی فلو چارٹ کے لیے یہ ضروری جو ہے ہوتا ہے کہ آپ لوگ ان پٹ کے بارے میں جانو کہ صارف نے جو جس پرابلم کو حل کرنے کے لیے فلو چارٹ بنایا ہے اس میں بنوایا ہے اس میں یوزر جو ہے کس قسم کا ڈیٹا جو ہے وہ انٹر کرے گا. یعنی وہ ٹیکسچوئل فارم میں ڈیٹا انٹر کرے گا یا پھر وہ یہاں پہ جو ڈیٹا انٹر کر رہا ہے نومیرک فارم میں ہے. یعنی اس پرابلم کی ڈیٹے کی ان پٹ کی ضرورت کون سی ہے، تصویری صورت میں یا ویڈیو صورت میں ڈیٹا ان پٹ کیا جائے گا، یہ ان پٹ میں آتا ہے. اس کے بعد پروسیسنگ جو ہوتا ہے یہ بھی فلو چارٹ کی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے اور فلو چارٹ میں مختلف مراحل پر مشتمل پروسیسنگ مراحل میں حساب کتاب اور نتائج معلوم کر کے وہ بھی سٹور کیے جاتے ہیں. جمع تفریق اور تقسیم جو بھی آپ کی پرابلم کرے گی وہ سارا پروسیسنگ میں ہی آتا ہے. اس کے بعد فیصلہ سازی پروسیسنگ کے رزلٹ کے اوپر ہی کی جاتی ہے اور فیصلہ سازی کے جو ہے سیمبل کا کیا ہوگا یہ اہم بھی ہے. ہم لوگ جب سیمبل اور ان کی تفصیل دیکھیں گے تو اس وقت اس کی پھر بات کرنے والے ہیں. ڈیسیژن میکنگ یہ بہت اہم جو ہے لوازم ہے فلو چارٹ کا، اس کو نوٹ کر لیجئے. اس کے بعد آؤٹ پٹ جو ہے یہ آخری ضرورت ہے جی فلو چارٹ بنانے کی. جو بھی آؤٹ پٹ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ اسکرین پر اس نتائج کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے جو آؤٹ پٹ جو ہے وہ نتیجہ ہوتا ہے اس پرابلم کا اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے بھی سیمبل استعمال ہوگا. وہ جب ہم لوگ فلو چارٹ کی علامات دیکھیں گے تو اس وقت اس کی تفصیل جائے. یہ کویشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ فلو چارٹ سے کیا مراد ہے، اس کے لوازم پر نوٹ لکھیں 8 نمبر کا. تو آپ لوگ اس کویشچن کو اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا. اس کے بعد اسٹوڈنٹس یہاں پہ کویشچن پوچھا جا سکتا ہے بہت اہم ہے کہ فلو چارٹ کی تعریف کرے اور اس کی علامات پر نوٹ لکھیں. تو آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لو گے. یہاں پہ کچھ فلو چارٹ کی علامات ہیں، آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ان کی تفصیل بھی تیار کرنی ہے. ٹرمینل جو ہے یہ سیمبل جو ہے فلو چارٹ کو شروع کروانے کے لیے یا اس کے اختتام کے لیے استعمال ہوتا ہے. فلو لائن جو ہوتی ہے یہ فلو چارٹ کے مرحلے کا تعین کرتی ہے کہ ایک مرحلے سے آگے کس مرحلے کی طرف ٹرانسفر ہونا ہے. اس کے بعد پروسیسنگ کے لیے مستطیل کا سیمبل استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد فیصلہ سازی جہاں پہ ہم کو ظاہر کرنی ہے فلو چارٹ میں اس کے لیے ڈائمنڈ کا سیمبل استعمال کیا جاتا ہے. ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے لیے یہ پیرالوگرام کا سیمبل استعمال ہوتا ہے. اگر ہمارا فلو چارٹ اتنا بڑا ہے کہ وہ ایک پیج پر نہیں آ سکتا، اس کا کچھ حصہ دوسرے پیج پر ہم کو ڈرا کرنا پڑے تو ہم اس کے لیے کنیکٹر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور کنیکٹر کا سیمبل آپ لوگ دیکھ لو یہاں پہ. مثال فلو چارٹ کی مثالیں جو ہیں آگے، اگر آپ لوگوں کو یہ کویشچن نہیں آتے تو آپ لوگوں کو پھر کچھ مثالوں کے فلو چارٹ بنانے آنے چاہیے جو کہ آپ کو ایگزام میں
पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे जो अहम टॉपिक है वो है स्टूडेंट एल्गोरिदम। एल्गोरिदम वाला टॉपिक भी बहुत अहम है जी। आप लोग उसको अच्छे तरीके से देखोगे कि एल्गोरिदम क्या होता है, ये भी किसी प्रॉब्लम के मसाइल के हल का जो मरहले हैं उनका सेट होता है जी। और ये कौन सा सेट होता है, ये तहरीरी सेट होता है। जिस तरह से यहाँ पे चाय बनाने के एल्गोरिदम के मराहल जो हैं वो लिखे हुए हैं, जो भी बंदा इन मराहल को फॉलो करते हुए स्टेप वाइज चाय बनाता है तो वो बहुत मजे की चाय बनती है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख लो जी, एल्गोरिदम मसले को हल करने में अहम किरदार अदा करता है, यानी इसकी अहमियत जो है आप लोग अच्छे तरीके से देखोगे। और यहाँ पे ये देखिए जो अलामत हैं इनका मतलब आप लोगों ने और इस्तेमाल जो है जान लेना है। इम्पोर्टेंट सवाल है एल्गोरिदम से क्या मुराद है, एल्गोरिदम में इस्तेमाल होने वाले अलामात के इस्तेमाल तहरीर करें। तो यहाँ पे सारे अलामात के इस्तेमाल लिखे हुए हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को 8 नंबर के लिए तैयार कर लोगे और यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये कुछ प्रॉब्लम्स के एल्गोरिदम लिखे हुए हैं, तो आप लोगों को भी एल्गोरिदम लिखने आने चाहिए। अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन प्रेजेंट हो तो आप लोग उसका एल्गोरिदम लिख सको। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये है कि एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में फर्क बयान कीजिए। एग्जाम में प्रेजेंट हो सकता है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से करोगे ताकि आप लोग मैक्सिमम नंबर लो, जो कि 9th क्लास का कंप्यूटर साइंस का पेपर है। अगर स्टूडेंट्स आप लोग चाहते हो कि 10th क्लास का भी कंप्यूटर साइंस का मुकम्मल कोर्स हम आप लोगों के साथ वीडियो की सूरत में शेयर करें बिल्कुल फ्री, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट जो है वो शो कीजिएगा। इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट जो है आप लोगों के लिए कोर्स जो है वो अपलोड भी करने वाले हैं, तो वो आप लोगों को उसी वक्त मिलेगा जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। अब दोस्तों बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 आप लोगों का ऐसा चैप्टर है जिसमें से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुख्तसर सवालात जो है 2021 के बोर्ड के पेपर में आएंगे, तो आप लोग इसको सिर्फ और सिर्फ मुख्तसर सवालात के लिए तैयार कीजिएगा। और यहाँ पे जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबर सिस्टम से क्या मुराद है, 2 नंबर का क्वेश्चन है जी। उसके बाद जो नंबर सिस्टम है यहाँ पे आगे उनके बारे में सनाई नंबर सिस्टम यानी बाइनरी नंबर सिस्टम आप लोग देख लोगे, इसकी तारीफ देख लोगे और मिसाल देख लोगे जी। उसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पे सनाई नंबर सिस्टम है इसकी तो बात हो गई है जी, मिसाल और तारीफ आप लोग कर लोगे इसकी, लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से क्या मुराद है इसकी मिसाल आप लोग कर लोगे। 2 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को पूछा जा सकता है कि नंबर सिस्टम का जो तबादला होता है, यानी आप लोगों ने जानना है कि किस तरह से अशारी को सनाई में बदला जाता है। एक सिंपल सा नंबर 156 जो है इसकी आपने कन्वर्जन जान लेनी है, किस तरह से इसको अशारी से हम लोग सनाई में बदल सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, 2 नंबर का एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग एक और मिसाल है, यानी यहाँ पे एक बाइनरी नंबर दिया गया है, उसको किस तरह से हम लोग अशारी में कन्वर्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट सवाल है जी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग इनको तैयार कर लोगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से कन्वर्जन से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के शुरू हो जाते हैं जो कि मेमोरी से रिलेटेड हैं। आप लोग उनको भी अच्छे तरीके से देखोगे क्योंकि यहाँ से आप लोगों को 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं 2021 के बोर्ड के एग्जाम में आ रहे हैं। कन्वर्जन आप लोगों ने करनी है जी सनाई से जो है सनाई से अशारी में, अशारी से सनाई में, हेक्सा से अशारी में, अशारी से हेक्सा में, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे से कन्वर्जन कर लोगे। तो ये 2 मेमोरी है, एक वोलेटाइल है एक नॉन वोलेटाइल, इन दोनों में डिफरेंस बहुत अहम क्वेश्चन है। हो सकता है यही क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में प्रेजेंट हो जाए, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी में डाटा की नुमाइंदगी, यहाँ से आप लोगों को पूछा जा सकता है आस्की से क्या मुराद है। तो आप लोगों को आस्की किसका मुखफ़्फ़ है पता होना चाहिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। उसके बाद डी फैक्टो स्टैंडर्ड से क्या मुराद है ये भी आप लोगों ने देखना है कि किसे बोलते हैं डी फैक्टो स्टैंडर्ड जो है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कंप्यूटर मेमोरी में डाटा की नुमाइंदगी से यानी रिप्रेजेंटेशन से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे कुछ मेमोरीज लिखी हैं और आप लोग देखो यहाँ पे पाकिस्तान लिखा है, आप लोगों को अपने नाम की जो है वो बाइट यहाँ पे लिखनी आनी चाहिए। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लोगे कि आप लोग किस तरह से अपने नाम को ASCII कोड में लिख सकते हो। यहाँ पे मेमोरी स्टोरेज
मेमोरी और स्टोरेज में कुछ फर्क हैं, तो आप लोगों ने इन फर्क को अच्छे तरीके से देखने हैं। कोई 2 फर्क जरूर अपने जहन में बैठा लेने हैं ताकि एग्जाम में अगर इनमें से क्वेश्चन आए तो आप लोग जवाब दे सको। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पे जो है बूलियन अलजेब्रे के बारे में कुछ कवानीन है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ट्रुथ टेबल बनाना भी सीखना है। लॉजिकल ऑपरेटर बहुत अहम क्वेश्चन है, आप लोगों को एंड ऑपरेटर, आर ऑपरेटर और का पता होना चाहिए कि ये ऑपरेटर्स जो होते हैं प्रीपोजिशन को मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, रीड कर लोगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप लोगों को किसी भी ऑपरेशन का ट्रुथ टेबल बनाना भी आना चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, जो कि नेटवर्किंग वाला चैप्टर है। इसमें से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ से आप लोगों को जो मुख्तसर सवालात हैं वो भी 4 के करीब आ रहे हैं। तो ये चैप्टर भी अहम है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसको भी ध्यान से चैप्टर नंबर 1 की तरह ही तैयार करोगे। यहाँ से सबसे पहले पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन चैनल होता है उससे क्या मुराद है। उसके बाद आप लोगों ने अच्छे तरीके से इंटरनेट की तारीफ करनी है। यहाँ से 2 नंबर की पूछी जा सकती है इंटरनेट जो होता है नेटवर्क्स का नेटवर्क होता है। याद रख लें, नेटवर्क्स का नेटवर्क होता है, यानी बहुत से नेटवर्क्स को मिलाने से इंटरनेट बनता है। तो आप लोग इंटरनेट की जो है वो तारीफ अच्छे तरीके से याद कर लोगे। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप लोग देख लो। यहाँ पे जो अहम टॉपिक बन रहा है वो है कि यहाँ पे जो कंप्यूटर नेटवर्क की जरूरियात हैं उसमें सबसे पहले फाइल शेयरिंग। तो आप लोगों ने अक्सर जो है फाइल शेयरिंग की होंगी, यानी आप लोगों ने जो है वर्ड की, एक्सेल की, पावर की आप लोग फाइल शेयरिंग करते हो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। तो ये सारा जो है फाइल शेयरिंग में ही आता है। आप लोग नेट के जरिए, ब्लूटूथ के जरिए आसानी से फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। तो इसकी मिसाल भी आप लोग अच्छे से देख लोगे। उसके बाद है हार्डवेयर शेयरिंग। हार्डवेयर शेयरिंग में क्या होता है कि बहुत से कंप्यूटर जो है किसी हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं। जिस तरह से आप लोग मिसाल में देखो, एक बड़ा सा यहाँ पे सर्वर कंप्यूटर है और वर्क स्टेशन जो है इस सर्वर कंप्यूटर पर पड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है उसको आसानी से शेयर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये सारे कंप्यूटर जो हैं इस एक प्रिंटर को भी शेयर कर रहे हैं, यानी ये भी हार्डवेयर शेयरिंग ही होगी। आप लोग यहाँ से जो भी पैगाम भेजोगे वो इस डिवाइस को मिलेगा और ये डिवाइस आगे उसको प्रिंटर के पास भेज देगी। तो इस तरह से ये सारी डिवाइस, किसी भी डिवाइस पर बैठ के आप लोग अगर इस प्रिंटर से प्रिंट निकालना चाहते हो तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। तो ये हार्डवेयर शेयरिंग में आएगा। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि अगर ये एग्जाम में प्रेजेंट हो जाए तो आप लोगों को मैक्सिमम नंबर मिल सके। एप्लीकेशन शेयरिंग में आप लोग अक्सर करते हो ये एप्लीकेशन शेयरिंग। आपने देखा होगा प्ले स्टोर से आप लोग एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल कर लेते हो और आपने देखा होगा एटीएम मशीन पर जो एप्लीकेशन है वो एक ही वक्त में बहुत से यूजर पाकिस्तान में मौजूद हैं जो वो एटीएम मशीन से जो है चलने वाली एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक एप्लीकेशन शेयरिंग की बेहतरीन मिसाल है। उसके बाद यूजर कम्युनिकेशन के लिए भी आप लोग जो है इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे ये जरूरियात जो है इंटरनेट की अच्छे तरीके से करोगे। ये इम्पोर्टेंट 8 नंबर का सवाल आ सकता है पेपर में, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लोगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस में है जी, यहाँ पे जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे जानो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जी देखते हैं। ये आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है जो आपको स्क्रीन पे अभी नजर आ रहा है। यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम के अज्जा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 8 नंबर का आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसके जितने भी कंपोनेंट हैं वो आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। सबसे पहले यहाँ पे होता है पैगाम भेजने वाला और उसके बाद पैगाम को वसूल करने वाला कम्युनिकेशन चैनल होता है, यानी सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन चैनल, मैसेज, ये सारे जो है कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट हैं और आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लोगे। उसके बाद प्रोटोकॉल की तारीफ भी बहुत अहम है, आप लोग इसको याद करोगे। ट्रांसमिशन चैनल को अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल से क्या मुराद है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की डेफिनेशन याद से कर लेनी है और इसकी 5 लेयर के फंक्शंस बयान करें। तो आप लोग ये 5 लेयर जो एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क लेयर, डेटा लेयर, फिजिकल लेयर है, इसके आप लोग फंक्शन अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे। तो ये एग्जाम में प्रेजेंट होके सवाल आपको मैक्सिमम नंबर दिला सकता है। ये यहाँ पे नेटवर्क लेयर जो कि 5 नेटवर्क लेयर्स हैं उनके यहाँ पे फंक्शन बताए गए हैं। तो स्टूडेंट इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट सवाल है जी, सवाल नंबर 7
अच्छे के तौर पर ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार करोगे, इसमें कोई भी कमी आप लोग नहीं छोड़ोगे। उसके बाद स्टूडेंट ये भी अगेन इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि 8 नंबर का पूछा जा सकता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट पर नोट लिखें। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल जो है कवानीन होते हैं जिनके तहत जो है कम्युनिकेशन करती हैं जी डिवाइसेज और डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजती है। एफटीपी आपने याद रखना है किसका मुखफ़फ़ है और ये फाइल को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों का जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल बन रहा है यहाँ पे वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी HTTP प्रोटोकॉल, ये वेबसाइट के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद सिंपल ट्रांसफर मेल प्रोटोकॉल जो है, जब मेल हम लोग भेजते हैं इसमें मेल के एक जगह से दूसरी जगह से भेजने के असूल व ज़वाबित इसमें मौजूद होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में आता है यहाँ पे एड्रेसिंग में स्टूडेंट आईपी एड्रेसिंग से क्या मुराद है, आप लोग अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को तैयार करोगे, यानी आईपी एड्रेसिंग से क्या मुराद है। उसके बाद डायनेमिक और आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट देखोगे ये भी क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पे आगे जो ये आईपी एड्रेसिंग वाला जो टॉपिक है ये स्टूडेंट्स आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। इसकी वजाहत आप लोगों ने जाननी है। यहाँ से स्टैटिक और डायनेमिक जो है वो भी आप लोगों ने आईपी एड्रेसिंग देखना है। बहुत अहम सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 का आप लोग कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ोगे। अगर आप लोग उसको कंप्लीट कर लेते हो तो स्टूडेंट्स आप लोग मैक्सिमम नंबर ले सकते हो। उसके बाद रूटिंग जो है, रूटिंग की वजाहत, तो रूटिंग जो है ये स्टूडेंट्स एक डिवाइस होती है और जो कि पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर भेजने के लिए इस्तेमाल होती है और इसका अमल कैसे होता है इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझोगे। जब आप लोग अच्छे तरीके से इस अमल को समझ लोगे तो स्टूडेंट्स की क्वेश्चन अगर 8 नंबर का एग्जाम में आता है तो आप लोग इसका जवाब लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। इससे फायदा ये होगा कि हम लोग जैसे ही 10th क्लास का कोर्स अपलोड करेंगे तो आपको वीडियो बर वक्त मिल सकेगी। उसके बाद यूनिट नंबर 4 है जी डाटा और राजदारी। डाटा और राजदारी वाला जो चैप्टर है यहाँ से आपको 2 मुख्तसर सवाल आ रहे हैं और एक लॉन्ग सवाल आ रहा है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखोगे। यहाँ पे जो सिक्योरिटी से मुतल्लिका मसाइल हैं काफी ज्यादा हैं स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से 2-2 नंबर के लिए तो तैयार करना ही है ये क्वेश्चन। और आप लोग अगर इन मसाइल को लिख दोगे तो राजदारी को लिख दोगे। राजदारी और पोशीदगी में किसी का राज जो है वो पोशीदा रखना होता है। धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल में आपने किसी को धोखा नहीं देना होता नेटवर्किंग में, और आप लोग किसी की राज की चीजों को गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। पेटेंट में आप लोगों का जो आइडिया होता है उसको आप लोग रजिस्टर करके पेटेंट ले लेते हो। कॉपीराइट में आप लोग किसी का काम को चोरी करके इस्तेमाल नहीं कर सकते। तजारती राज भी होते हैं जो कि बैंक के पास होते हैं और वो जो है आप लोगों की बैंक डिटेल्स जो है वो शेयर नहीं कर सकता, वो भी यानी तजारत के कुछ राज होते हैं, वो अगर आपको कोई बताता है तो आप लोग उसको राज में ही रखोगे। उसके बाद तरकीब कारी जो है ये भी आप लोग देख लोगे। ये मसाइल है जी, अगर आप लोग ये नहीं कर रहे तो आप लोगों को कुछ सिक्योरिटी से मुतल्लिका मसाइल जो है वो पेश आएंगे और आप लोग उनसे कैसे निपटोगे तो ये तो पड़ेगा जब मसला, तो उसी वक्त आप लोग जान पाओगे। लेकिन यहाँ पे इन मसलों के बारे में आपने जानना है। यहाँ से स्टूडेंट्स 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि की तोड़ने से क्या मुराद ली जाती है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देख लेना है। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे जो है नेक्स्ट देखते हैं जी, ये बहुत अहम सवाल है। आपको कुछ 4 जो है वो जरूर जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए ताकि अगर ये 8 नंबर का सवाल आए सिक्योरिटी से मुतल्लिका मसाइल का तो आप लोग इसका जवाब दे सको। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डाटा राजदारी की अहमियत जो है और देखते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस में जो मौजूद है। तो खुफिया कारी स्टूडेंट्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखनी है और यहाँ पे एक साइबर टेक्स्ट होगा, वो क्या है वो भी आपने देखना है। हैकर की तारीफ आप लोगों ने जान लेनी है। ये आप लोगों को 2 नंबर में के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइबर टेक्स्ट से मुतल्लिका भी आप लोगों ने क्वेश्चन देख लेना है। अब स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट चैप्टर देखते हैं जिसका ताल्लुक वेब डेवलपमेंट से है और वो लास्ट चैप्टर जो है उसमें आप लोगों को मुख्तसर सवालात ही आएंगे और एक 4 के नंबर आप लोग 4 के करीब आपको मुख्तसर सवालात इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे। तो आप लोग चैप्टर नंबर 5 जो कि वेब डिजाइन वाला चैप्टर है, आप लोग उसके सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे मुख्तसर सवालात, तो आप लोग अच्छे नंबर ले सकते हो जी बोर्ड में। 5 चैप्टर का कोर्स है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लो तो अल्लाह आपके लिए बेहतर करेगा और आप लोग एग्जाम में मैक्सिमम नंबर लोगे। HTML से क्या मुराद है पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसकी
तारीफ करोगे जी कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट से क्या मुराद है और यहाँ पे जो लिंक है हाइपर लिंक उससे क्या मुराद है, तो आप लोग देख लोगे जी। हाइपर टेक्स्ट की तारीफ देख लोगे कि क्या होता है ये। अगर आप लोगों ने किसी टेक्स्ट पर हाइपर टेक्स्ट लगा दिया है, वो हाइपर हुआ है, तो आप लोग उस पर क्लिक करते हो तो एक और पेज ओपन होता है। इस तरह की कुछ बातें होती हैं, तो यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार करोगे। ये बुक कुछ पीछे चले गई है, तो इसको मैं फिर जो है यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 पे ले आया हूँ। तो आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस पे जो भी चैप्टर नंबर 5 में से है, तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से तैयार करोगे। यहाँ से स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे। तो ये थी आपकी पूरी बुक की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और रिवीजन स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। हम लोग 10th क्लास का कोर्स भी अपलोड करेंगे, वो आपको उसी वक्त मिल पाएगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, बाय बाय।